तो क्लास 9th के साइंस का यार डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है उसके 3 वीडियो छूट चुके थे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो किसी कारण से मैं वो बना नहीं पाया था, बट लेकिन आज बना रहा हूँ। आज डेट है 28 जुलाई 2020। ठीक है, शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? डाइवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ हैं। अब उनको आपने क्या करना है? क्लासिफाई करना है, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो किस बेसिस पे आप इन्हें डिवाइड करोगे उसे देखते हैं। अटेम्प्ट्स एट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हैज बीन मेड सिंस टाइम इमेमोरियल। अब देखो, पहले से ही ना इंसान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश करता आ रहा है। जैसा एग्जांपल है, Greek thinker Aristotle classified animals according to which they live on land, in water or in the air। तो सबसे पहले अरिस्टोटल, जो कि एक ग्रीक थिंकर थे, उन्होंने क्या किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि वो लैंड में रहते हैं या वाटर में रहते हैं या फिर एयर में रहते हैं। ठीक है ना? तो जो एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जो वाटर में रहते हैं उनको एक ग्रुप में, और जो एयर में रहते हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मतलब आप कह सकते हो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। तो अरिस्टोटल ने क्या किया था? अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया था। बट लेकिन जो डिवीजन था ये मिसलीडिंग था, मतलब सही नहीं था। अब एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स दैट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल्स, whales, octopus, starfish and sharks। तो सी के अंदर मतलब पानी के अंदर ये हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। वी कैन इमीडिएटली सी दैट these are very different from each other in numerous ways। अब अगर हम इन एनिमल्स को देखने लगेंगे तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये सारे एनिमल्स तो एक दूसरे से काफी अलग हैं। इनको आप एक ग्रुप में डिवाइड नहीं रख सकते। ठीक है ना? इन फैक्ट हैबिटेट इज द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। तो इन सब में, इन सारे एनिमल्स में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि ये पानी में रहते हैं, बस। बाकी चीज में कुछ भी कॉमन नहीं थी। तो हैबिटेट के बेस पे अगर आप ग्रुप बनाते हो तो वो सही नहीं रहता है। दिस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट। तो इसलिए ये कोई एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करने का। We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis for making the broadest division। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट ब्रॉडेस्ट डिवीजन बना सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। ब्रॉडेस्ट डिवीजन का मतलब क्या होता है? ब्रॉडेस्ट डिवीजन मतलब हो गया जैसे कि 5 टाइप के होते हैं: मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगे, प्लांटे, एनिमेलिया। तो ये जो 5 ग्रुप्स है ना, इनके अंदर क्या आ जाते हैं? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये होते हैं ब्रॉडेस्ट डिविजन्स। तो ये ब्रॉडेस्ट डिवीजन बनाने के लिए भी हमने क्या लिए होंगे? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स विद इन दीज डिविजन्स। अब बड़े बड़े डिविजन्स हैं, ब्रॉडेस्ट डिवीजन। जैसे यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ब्रॉडेस्ट डिवीजन। ठीक है, ब्रॉडेस्ट डिवीजन है। अब उसके अंदर क्या होगा? एक सब ग्रुप आएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर भी क्या आएगा? एक छोटा और ग्रुप आएगा। फिर इस ग्रुप के अंदर भी छोटा और ग्रुप आएगा। आप समझ रहे हो ना? सबसे बड़ा तो एक ग्रुप हो गया, फिर उसके अंदर एक छोटा ग्रुप, फिर उसके अंदर भी और छोटा, फिर उसके अंदर भी और छोटा। तो इस तरीके से क्या होता है? ग्रुप्स बनते जाते हैं, मतलब आप क्लासिफाई करते जाते हो ऑर्गेनिज्म को। ये आपने आगे की वीडियोस में देख भी लिया होगा। This process of classification within each group can then continue using new characteristic each time। तो हमने क्या किया? सबसे ब्रॉडेस्ट ग्रुप बनाया, फिर उसके अंदर क्या किया? और छोटे ग्रुप, फिर और छोटे ग्रुप। तो इन सबको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमेशा कुछ ना कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं। अब देखो, इसको समझो। जैसे ब्रॉडेस्ट यहाँ पे डिवीजन क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, तो एनिमेलिया के अंदर क्या आ जाते हैं? फिर वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स हमने क्या कर दिया? एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। तो ये सेपरेट ग्रुप कैसे बनाया? इसमें हमने कोई नई कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के ये ग्रुप बनाया। अब वर्टिब्रेट्स के भी अंदर क्या आएंगे? डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे। जैसे इसके अंदर क्या आएगी? फिशेस। अब फिशेस के अंदर क्या आ जाती हैं? हमारी मछलियां। ठीक है, मछलियां आ जाती हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मछलियों को आपने अलग ग्रुप में क्यों रखा, क्योंकि वो कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही थी, इसलिए उसको आपने अलग रख दिया। फिर इसी तरीके से अगर आप रेप्टाइल्स का यहाँ पे ग्रुप बनाते हो तो रेप्टाइल्स को अलग क्यों रख दिया, क्योंकि उनमें कुछ अलग नई कैरेक्टरिस्टिक आ रही थी। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। बिफोर वी गोइंग ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है। देखो कई जगह पे कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, when we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together. तो जब भी हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज। अगर एनिमल्स को अलग रखा है तो इसका मतलब क्या है, सारे एनिमल्स में कुछ सिमिलैरिटीज होगी। फिर एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स बनाए, वर्टिब्रेट्स क्यों बनाए, क्योंकि वर्टिब्रेट्स कुछ सिमिलैरिटी दिखा रहे होंगे। फिर उनके अंदर रेप्टाइल्स क्यों डाले, रेप्टाइल्स इसलिए डाले क्योंकि रेप्टाइल्स कुछ सिमिलैरिटी दिखा रहे होंगे। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। These ways in fact are detail of appearance of behavior, in other words form and function. तो देखो जब भी आप क्या कर रहे हो, नया ग्रुप बनाते हो, तो नया ग्रुप किस बेसिस पे बनाते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, या फिर उसका कुछ पर्टिकुलर फीचर होगा। समझ रहे हो ना आप, जैसे वर्टिब्रेट्स है, तो वर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि उनमें सब में क्या होती है, वर्टिबल कॉलम होती है, इसलिए उनको अलग कर दिया। तो वर्टिबल कॉलम क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से मैमल्स को अलग क्यों कर दिया, क्योंकि सारे मैमल्स में क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, तो मेमोरी ग्लैंड क्या हो गई, एक कैरेक्टर हो गई। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या आ सकते हैं, डिटेल ऑफ अपीयरेंस आ सकता है या डिटेल ऑफ बिहेवियर आ सकता है। What we mean by a characteristic is a particular feature or a particular function. तो characteristic का मतलब क्या होता है, particular feature या particular function। जैसे मैंने आपको बताया vertebrates में vertebral column होती है, mammals में mammary gland होती है, इस तरीके से। That most of us have 5 fingers on each hand is thus a characteristic. तो हम लोगों में क्या है, एक हाथ में 5 फिंगर होती है, तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। That we can run but the banyan tree cannot is also a characteristic. तो हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना, बट लेकिन एक बेनियन ट्री है, वो नहीं चल सकता, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। समझ गए। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक आर डिसाइड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर्स। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत डिफरेंट टाइप की होंगी, बट लेकिन हम उनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक छांटेंगे जिसके बेस पे हम नए ग्रुप्स बनाएंगे, है ना। लेट अस कंसिडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ड। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से जो पत्थर की दीवार होती है वो बनाई जाती है। ये हम एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए। द स्टोन्स यूज विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। अब जो स्टोन यूज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज का होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो सारे पत्थर है वो एक ही शेप साइज के होंगे, है ना। द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन्स दैट केम बिलो देम। अब देखो ये पत्थर की एक ऐसे हमने क्या बनाई, लेयर बनाई, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक और पत्थर की लेयर बनाएंगे, है ना, दीवार बनाने के लिए, फिर और बनाएंगे, फिर और बनाएंगे, इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे। तो वो क्या कह रहा है, द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है, वॉल के सबसे ऊपर जो पत्थर रखे होंगे, वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द स्टोन दैट कम बिलो देम। तो जैसे सबसे ऊपर रखे हुए पत्थर हैं, इसके नीचे ये वाले पत्थर रखे हुए, तो वो क्या कह रहा है, ऊपर कैसे भी पत्थर रखे हैं उससे नीचे की लेयर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो इसको दूसरे तरीके से लिखा है, ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोवेस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। तो इसका दूसरे तरीके से आप समझो, लोवेस्ट लेयर ये, अब इसके ऊपर आपको क्या करनी पड़ेगी, एक नई लेयर बनानी पड़ेगी। अब नई लेयर बनाने के लिए आपको जो पत्थर लेने पड़ेंगे उनका जो शेप एंड साइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नीचे वाली लेयर के पत्थर के शेप एंड साइज पे। अगर आपने नीचे बड़े बड़े पत्थर लिए तो ऊपर भी आपको बड़े बड़े पत्थर लेने पड़ेंगे, अगर नीचे छोटे छोटे पत्थर लिए तो ऊपर भी छोटे छोटे पत्थर लेने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे की लेयर के जो पत्थर हैं वो डिसाइड करते हैं ऊपर की लेयर को, कि ऊपर की लेयर के पत्थर कैसे होंगे। The stones in the lowermost layer are like the characteristics that decide the broadest division among living organisms. अब इसको समझो,
हमने यहाँ पे पत्थर की दीवार बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे 4 लेयर पत्थर की, ये दीवार बन गई। तो उसने क्या बोला, जो लोअर मोस्ट लेयर है उसमें जो पत्थर्स हैं उन पत्थर्स को आप मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, ब्रॉडेस्ट डिवीजन। इसको समझो, देखो इसको समझो आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ब्रॉडेस्ट डिवीजन, यहाँ पे एग्जांपल ले लो एनिमेलिया का, ठीक है। तो एनिमेलिया जो आप ब्रॉडेस्ट डिवीजन बना रहे हो वो किस बेसिस पे बनाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे कुछ क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिनको ध्यान में रख के आप क्या बनाओगे, ब्रॉडेस्ट डिवीजन एनिमेलिया। तो दीवार बनाने के लिए आपने सबसे पहले नीचे की लेयर बनाई, उसी तरीके से डिवीजन करने के लिए आपने सबसे पहले एनिमेलिया बनाया जो कि ब्रॉडेस्ट डिवीजन है। फिर उसके अंदर आप और ग्रुप्स बनाओगे, फिर उस ग्रुप के अंदर और ग्रुप बनाओगे, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करोगे। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखो हम क्या बनाते हैं, ब्रॉडेस्ट डिवीजन। तो ब्रॉडेस्ट डिवीजन को बनाने के लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है एनिमेलिया, तो एनिमेलिया एक ब्रॉडेस्ट डिवीजन है, उसको बनाने के लिए आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा होगा। बट लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, उनको आप यहाँ पे नहीं लोगे। सीधी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्रॉडेस्ट डिवीजन बनाने के लिए कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। तो इसको समझो, वही पत्थर की दीवार से ये लेयर बनाई, फिर ये लेयर बनाई हमने, फिर ये लेयर बनाई हमने, इस तरीके से बना दी। तो देखो नीचे की लेयर के जो पत्थर हैं उनका शेप साइज कैसा होगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि हम ऊपर की लेयर के पत्थर कैसे रखेंगे। समझ रहे हो ना, नीचे के पत्थर कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, तो ऊपर भी हम बड़े बड़े पत्थर रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे एक ब्रॉडेस्ट डिवीजन बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, इसके अंदर आप कोई ग्रुप बनाओगे, है ना। तो ये जो ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा, ब्रॉडेस्ट डिवीजन पे। फिर इस ग्रुप के अंदर भी आप एक और ग्रुप बनाओगे, ये ग्रुप किस पे डिपेंड करेगा, प्रीवियस ग्रुप पे। समझ रहे हो। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप ए होल हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, ऐसे आप डिविजन्स बनाते जाओगे। जैसे स्कूल में ही होता है, सबसे पहले क्या होता है, स्कूल का मालिक होता है, फिर प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर, तो इसको बोलते हैं हायरार्की। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं, हायरार्की। जैसे ब्रॉडेस्ट डिवीजन, फिर एक ग्रुप, फिर उसके नीचे एक और ग्रुप, फिर और ग्रुप, इस तरीके से। ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है ना। Nowadays, we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम सबसे पहले किस कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं कि सेल का नेचर कैसा है। वो जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें सेल किस टाइप के हैं। तो देखेंगे अभी यहाँ पे उसको, व्हाट आर सम कंक्रीट एग्जांपल्स ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर ए हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। तो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन बनाने के लिए वही ब्रॉडेस्ट डिवीजन, फिर उसके अंदर ग्रुप, फिर उसके अंदर ग्रुप, ये बनाने के लिए आप कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे क्या कि सेल किस टाइप का है, सेल का नेचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अ यूकैरियोटिक सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले हम सेल टाइप देख रहे हैं। तो सेल टाइप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया था। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलती हैं, ऐसी सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, which allow cellular process to be carried out efficiently in isolation from each other। अब समझो इसको, ये अपना यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जैसे ए के सेल ऑर्गेनेल है, ए के सेल ऑर्गेनेल है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि इन दोनों के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है।
ठीक है, तो मेम्ब्रेन होने से क्या होगा, ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाएगी और ये इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाएगी, ये आपस में मिक्स नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं जो इनको सेपरेट रखती है। Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways. अब देखो कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में जो सेल्स होंगे उन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी। तो सीधी बात मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो ऐसे ऑर्गेनेल्स भी होंगे जिनमें कौन से सेल्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो भी बायोकेमिकल पाथवे होती हैं या जो भी रिएक्शंस होती हैं वो थोड़ा अलग तरीके से होती हैं क्योंकि इनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। ठीक है, समझने वाली बात है। वैसे ये सब पढ़ा है यार हमने सेल वाले चैप्टर में, है ना। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिवीजन। तो देखो दो टाइप के सेल हमने यहाँ पे देखे, एक सेल जिसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, एक सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। तो सेल डिफरेंट टाइप के हैं, तो अगर सेल डिफरेंट टाइप के हैं तो जो सेल डिजाइन होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा अलग दिखता है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ा अलग दिखता है। फर्दर, न्यूक्लिएटेड सेल्स would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specialized function. अब अगर आप बात करोगे ऐसे सेल्स की जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपरली बना होगा, ठीक है, मतलब बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाने में यूज होते हैं। तो सीधी बात अगर हम बोलें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना, क्योंकि वो एडवांस होते हैं और एडवांस होने की वजह से क्या होते हैं, वो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ले सकते हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शन का मतलब है कि वो कुछ अलग अलग फंक्शन कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल है, हमारी बॉडी में ही क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि स्पर्म है, ओवम है और एडिपोज सेल्स हैं, ठीक है, या बोन के सेल्स हैं या ब्लड के सेल्स हैं, सारे यूकैरियोटिक सेल हैं, बट लेकिन उनके फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो आप कह सकते हो यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, एडवांस, और यूकैरियोटिक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो कैसे होते हैं, एडवांस, जैसे कि हम हैं। देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्लासिफिकेशन का, सेल में न्यूक्लियस किस टाइप का है। अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है तो उस सेल को क्या बोलेंगे, उस सेल को बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और जिस सेल के न्यूक्लियस में चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो दो डिफरेंट टाइप के सेल बन जाते हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। डू द सेल्स अकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सेल्स अकेले रहते हैं या सेल्स ग्रुप में रहते हैं या ग्रुप में रह के इंडिविजुअली रहते हैं। ठीक है, सेल्स दैट ग्रुप together to form a single organism use the principle of division of labor। अब देखो कई सारे सेल्स के आ गए, ग्रुप में आ गए, साथ साथ आ गए, तो उससे क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमने पढ़ा था। जैसे यार अपने एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी बॉडी में सेल नहीं है, हमारी बॉडी में सेल्स है, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ labor। In such a body design, all cells would not be identical। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हम लोग, हमें सारे सेल्स एक जैसे नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं। जैसे नर्व सेल है, लंबा सा दिखता है, या ओवम है, वो छोटा सा गोल सा दिखता है, तो अलग अलग शेप होती है। Instead, groups of cells will carry out specialized function। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कई सारे सेल्स पास पास आ जाते हैं और क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू क्या करता है, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मसल टिश्यू जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। दिस मेक्स अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बॉडी एक सेल से बनी है या कई सारे सेल से बनी है, उसी पे क्या होता है, बॉडी का डिजाइन चेंज हो जाता है। यूनिसेलुलर कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा, मल्टीसेलुलर कैसा दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है ना, तो सेल अगर अकेला है
या सेल ग्रुप में है, तो उससे क्या होता है, बॉडी डिजाइन भी अलग अलग हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट an amoeba and a worm are very different in their body design। तो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर है, वर्म क्या है, एक मल्टीसेलुलर है। तो दोनों कैसे दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम तो नहीं करते, है ना। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिजाइन। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से खाना लेते हैं, जैसे कि हम लोग। तो इस वजह से भी क्या होता है ना, बॉडी डिजाइन अलग अलग हो जाता है। अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस होता है इस वजह से वो मूव नहीं करता है, उसे मूव करने की जरूरत भी नहीं है। बट लेकिन हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हमें मूव करना पड़ता है खाना लेने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी डिजाइन भी अलग अलग है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। तो ऊपर हमने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बाहर से खाना लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि प्लांट्स, अब वो प्लांट्स के लिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। तो प्लांट में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। तो देखो प्लांट में दो टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है शूट लेवल, एक होता है रूट लेवल। शूट लेवल कौन सा होता है, जो ऐसे प्लांट के पार्ट जो कि जमीन से ऊपर रहते हैं, और रूट वाला कौन सा रहता है, जो जमीन के नीचे रहता है। ऑफ द एनिमल्स हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप। अब हमने यहाँ पे बात करी थी प्लांट की, अब बात कर रहे हैं एनिमल्स की। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनिमल्स में जो बॉडी डेवलप्ड होती है वो कैसे होती है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल बॉडी कैसे बनती है। एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कैसे बनते हैं। एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन, और फिर कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing। तो देखो ऊपर कई सारे पॉइंट्स आए, कई सारे क्वेश्चंस आए, तो उसी से हायरार्की बनना शुरू हो गई थी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे ऊपर पॉइंट क्या था कि सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आपने क्या किया, लिविंग ऑर्गेन्स को क्लासिफाई कर दिया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, मतलब डिवीजन बना दिया, है ना, डिवाइड कर दिया। फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि फोटोसिंथेटिक होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं जो अपना खाना खुद लेते हैं। तो उससे भी क्या बन गया, वहां पे एक डिवीजन बन गया। तो इस तरीके से हायरार्की यहाँ पे बनती गई। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिजाइन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स। अब देखो प्लांट बॉडी है तो प्लांट बॉडी अलग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी अलग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। तो प्लांट को जब आप क्लासिफाई करोगे तो कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक लोगे, एनिमल को क्लासिफाई करोगे तो कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक लोगे। सीधी बात है तो, है ना। दिस इज बिकॉज द बेसिक डिजाइन आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों प्लांट और एनिमल का जो बेसिक डिजाइन है बॉडी का वो अलग अलग है, बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड। अब बॉडी डिजाइन अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनको एक्वायर करना पड़ता है, मतलब बाहर से लेना पड़ता है। देयरफॉर these design features have a skeleton, for example, are to be used to make subgroups rather than making broad groups। तो यहाँ पे ये सब हमें एग्जाम्पल क्यों दिए गए, ये इसलिए दिए गए कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से एनिमल्स को या प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, सब ग्रुप्स बना सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं। ओके, नमस्ते, बाय बाय।